गायब हो चुका है गांव के मुखिया श्यामदास का बेटा भानु। सबको लग रहा है कि ये है कब्रिस्तान के प्रेत की कारस्तानी जिससे सारा गांव डरता है। लेकिन क्या बात वाकई में इतनी सीधी है जितनी सामने से दिख रही है? चलिए पता करते हैं। यही वह जगह है ओझा जी, जहां से हमारा छोटा लड़का गायब हो गया था। ग्राम पंचायत के मुखिया श्यामदास ने घबराते हुए कहा। यूं तो मुखिया जी बिल्कुल खौफ नहीं खाते थे, उल्टा 6 फुट के लंबे चौड़े श्यामदास की प्रभावशाली आवाज सुनकर लोग ही अक्सर डर जाया करते थे। 60 की उम्र में भी वह किसी पहलवान से कम नहीं लगते थे। सर पर सफेद पगड़ी बांधकर, हल्के बादामी रंग का कुर्ता और सफेद पजामा पहने, हाथ में लाठी पकड़े जब वह 4-5 हट्टे कट्टे मुश्तिंदों को साथ लेकर चलते तो पूरे गांव में किसी की हिम्मत ना होती कि उन्हें कुछ कह दे। लेकिन आज हालात कुछ अलग ही थे। आज मुखिया जी के चेहरे पर दहशत साफ नजर आ रही थी, क्योंकि उनका छोटा लड़का भानु गांव के सबसे अंतिम छोर पर पड़ने वाले कब्रिस्तान के पास आकर गायब हो गया था। रात के वक्त कब्रिस्तान में कोई नहीं जाता था, क्योंकि उन्हें अक्सर किसी का प्रेत वहां मंडराता हुआ दिखता था। कब्रिस्तान के बड़े से लोहे के दरवाजे के बाहर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ लगा हुआ था। उस पेड़ को ध्यान से देखते हुए मुखिया ने अपने बगल में खड़े एक तगड़े से मवाली जैसे दिखने वाले व्यक्ति से पूछा, तुझे पूरा यकीन है भूरा कि भानु को तूने आखिरी बार इसी पेड़ के पास देखा था? हाँ मुखिया जी, भूरा पूरे विश्वास के साथ बोला। मैं आज 8 बजे के आसपास किसी काम से शहर की ओर जा रहा था। कब्रिस्तान तो शहर जाने वाले रास्ते में हमेशा पड़ता ही है। मैंने अपनी बाइक को धीमा कर लिया था ताकि उबड़ खाबड़ रास्ते पर दिक्कत ना हो कि अचानक मेरी नज़र इस पीपल के पेड़ पर पड़ी, जहां भानु सम्मोहित सा खड़ा हुआ था, एकदम पथराई सी फैली हुई आंखें और शरीर में भी कोई हरकत नहीं। दूर से देखने पर किसी मूर्ति जैसा लग रहा था। मैंने तुरंत बाइक मोड़ी और पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, लेकिन तब तक वह गायब हो गया जैसे हवा में ही घुल गया हो। मुझे कब्रिस्तान में जाने में डर लग रहा था, लेकिन मैंने गेट के पास खड़ा होकर दूर से नजर मारी तो वह कब्रिस्तान में भी नहीं था। फिर मैं बुरी तरह घबरा गया और शहर जाने का इरादा छोड़कर वापस आपके पास आया। मुझे तो लगता है कि जरूर उसी भटकने वाले प्रेत ने ही भानु को कुछ चुप। मुखिया जी चिल्लाकर बोले। उन्हें चिल्लाने की जरूरत कम ही पड़ती थी, लेकिन जब वे चिल्लाते थे तो ऐसा लगता था जैसे मानो बादल गरज रहे हों। भूरा एकदम से सहमकर चुप हो गया। फिर श्यामदास एकदम काला कुर्ता पहने, काला टीका लगाए हुए ओझा राघवन की ओर मुड़े, जिसे झाड़ फूंक के मामले में अच्छा जानकार समझा जाता था। राघवन लगभग 20 साल का पतला दुबला सा लड़का था, लेकिन इन सब मामलों में उसकी प्रसिद्धि बहुत थी। फिर हाथ जोड़कर बोले, ओझा जी, सुनने से तो यही लग रहा है कि यह किसी प्रेत की ही करतूत है, क्योंकि गांव में किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि मुखिया श्यामदास के बेटे को उठवा ले। आप कुछ भी करके मेरा बेटा मुझे वापस दिलवा दीजिए बस। राघवन ने सर उठाकर यहाँ वहाँ देखा और अपने हाथ फैलाकर बड़े ही नाटकीय अंदाज में बोला, आपका लड़का एक शक्तिशाली रूह के कब्जे में है मुखिया जी। मुझे तंत्र मंत्र के लिए कुछ सामग्री चाहिए होगी। कल आप मुझे वह सामग्री लाकर दीजिए ताकि मैं उस शक्तिशाली प्रेत पर काबू कर सकूं, और उसके बाद ही आपका लड़का आपको वापस मिलेगा। श्यामदास वहीं पास खड़े भूरा और बाकी के 4-5 मवालियों से बोले, ओझा जी के जरूरत की सामग्री कल तक उन्हें मिल जानी चाहिए। इस मामले में मुझे किसी प्रकार की कोताही नहीं चाहिए। जा अब इन्हें इनके घर छोड़ा। कहानी जारी रहेगी दूसरे भाग में।